Hello, my dear students. Welcome to APIC ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर. आज क्लास 12 है. हिंदी पद्य के अंतर्गत टॉपिक हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ. और जो आपके वीडियो सीक्वेंस में है, क्रम में है, 5वें नंबर का ये वीडियो है. तो आइए देखते हैं हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण किस प्रकार किया गया. इसके पहले हम आपको पिछले वीडियो में हमने आदिकाल, भक्तिकाल तथा रीतिकाल का जो काल विभाजन है उसका नामकरण है, उस पर चर्चा कर चुके हैं. आज जो चौथा विभाजन है वह आधुनिक काल का विभाजन हम करेंगे. आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे. आधुनिक काल पर चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं, रीतिकाल में जो कवि दरबार की ओर उन्मुख हुए थे, भक्तिकाल के बाद दरबार की तरफ पुनः उन्मुख हुए और दरबारों में पहुंच गए. वे पुनः दरबारों से निकल करके स्वतंत्र रूप से रचना करने लगे और भारत की जो दुर्दशा थी, भारत की जो दशा थी, उस पर उन्होंने चर्चा करना अत्यधिक मुनासिब समझा. उन्होंने सोचा कि अगर ये राजाओं का खेल चलता रहा तो एक दिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी गुलाम हो जाएंगी और आजीवन हमें अपने जो आने वाली पीढ़ियों को हम दे पाएंगे, वो गुलामी के सिवा कुछ नहीं दे पाएंगे. तो उन्होंने कुछ ऐसी लेखनी में, कहते हैं ना कि बंदूक और कलम दोनों में बहुत बड़ी ताकत होती है. कलम में भी बहुत बड़ी ताकत होती है. अगर एक पत्रकार या फिर मीडिया वाला अगर चाहे तो बहुत कुछ इस समाज को दे सकता है, समाज को सही दशा और दिशा दे सकता है, सही राह दिखा सकता है, बुरी राह भी दिखा सकता है. तो कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है. कलम के माध्यम से इन्होंने उन युगों को परिवर्तित करना चाहा. इस युग के जो प्रमुख साहित्यकार हमारे समक्ष आते हैं, जो इस काल का प्रथम विभाजन हमें देखने को मिलता है, वह भारतेंदु नाम से इस काल का विभाजन देखने को मिलता है. भारतेंदु युग पहला विभाजन है जिसे भारतेंदु युग कहा गया. आधुनिक काल का ये विभाजन है और जिसकी जो समय सीमा है वह सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक थी. दूसरा जो विभाजन इस काल का हमें देखने को मिलता है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है. द्विवेदी युग नामकरण आप समझ गए होंगे. द्विवेदी युग किसके नाम पर इस युग का नाम पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था. और 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के साथ युग का सूत्रपात हुआ था. द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह सन 1900 ईस्वी से 1920 या फिर 22 तक की ईस्वी जो थी, जो समय सीमा थी, उस काल को हम द्विवेदी युग कहते हैं. तीसरा जो युग आता है वो छायावादी युग आता है. छायावादी युग आता है. छायावादी युग की जो समय सीमा है
वह सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के मध्य को हम छायावादी युग कहते हैं। उसके बाद अगला युग है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग है अगला जो युग है, और इसकी जो समय सीमा है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। उसके बाद फिर यहीं पर प्रयोगवाद युग आता है। प्रयोगवाद युग का आरंभ होता है। प्रयोगवादी युग का आरंभ होता है और प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वह 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी के मध्य आती है। इसके बाद नई कविता युग का आरंभ होता है और नई कविता का जो युग का आरंभ हुआ वह 1953 से आज तक के युग को हम नई कविता युग कहते हैं। और इसी में से थोड़ा सा विभाजन आता है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता वह कविता है जो 1960 के पश्चात लिखी गई, उसे हम साठोत्तरी कविता कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा कर लेते हैं आधुनिक युग के इस भारतेंदु युग का। आधुनिक युग के जो भारतेंदु युग की जो समय सीमा थी वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को, एक यहाँ पर देख लीजिए, जो ये आधुनिक काल को जो गद्य काल कहा है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण किया था। क्या किया था? गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल से किया था। हिंदी गद्य साहित्य का विकास इस काल की महत्वपूर्ण घटना है। इसीलिए गद्य का अधिक विकास होने के कारण इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है। इस काल के काव्य में भारतेंदु युग, जैसा मैंने आपको बताया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसका अलग अलग अध्याय आता है। भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल भी इस कहते हैं। अर्थात पुनः भारत जो है, भारत देश के जो कवि हैं, भारत के जो कवि हैं, वे समाज को जागृत करने लगे। इसके बाद अगला जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल कहते हैं। इसको हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। जागरण सुधार काल भी इस युग को कहा जाता है, जागरण सुधार काल। और भारतेंदु, इसको पहले भारतेंदु युग को देख लेते हैं। भारतेंदु युग जो है 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्म के साथ ही इस युग की शुरुआत होती है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा तो बन गई, लेकिन जो काव्य की भाषा रही वो ब्रज भाषा ही रही। रीतिकालीन भाषा, भाव और अव्यंजना की दृष्टि से हिंदी साहित्य के लिए यह अवनति का काल था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सर्वप्रथम कविता के विषय में परिवर्तन कर नायिका प्रेम के स्थान पर उन्होंने देश प्रेम की प्रधानता दिखाई। यहाँ पर देश प्रेम के प्रति उनकी कविता रची गई। देश को सर्वोपरि रख करके कविता वे रचने लगे। और उन्होंने उनके साथ में जो काम करने वाले जो अधिकतर लेखक थे वे अधिकतर पत्रकार थे, जिनमें चाहे वे बालकृष्ण भट्ट रहे हों, चाहे पंडित प्रताप नारायण मिश्र रहे हों, चाहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रहे हों, या फिर स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हों। इनकी पत्रिकाओं को मैं आपको PDF में अलग अलग दे दूंगा और ये पत्रिकाएं आपको
अलग अलग जो संपादक हैं और कहाँ से ये पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। और आधुनिक काल का जो अलग अलग जो भाव है, अलग अलग रूप है, उसका भी आपको PDF दे दिया जाएगा। और इस काल की अगर हम बात करें, इस काल में जो प्रवृत्तियों की बात करें, प्रवृत्तियाँ आप सब जानते होंगे, प्रवृत्तियों को ही हम विशेषताएं कहते हैं। काव्य में जो इस युग में हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वे ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ हमें देखने को मिलता है। ब्रज भाषा की प्रधानता हो जाती है और स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम की भी यहाँ पर प्रधानता पाते हैं। और समाज सुधार की ओर यहाँ पर कार्य किया गया। किसकी ओर? समाज सुधार की ओर। समाज को सुधार करने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए, समाज को एक नई दिशा, एक नई राह देने के लिए इस युग में प्रयास किया गया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा कहा भी गया है, लिखा भी गया, आवहु सब मिल रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ थी। और सर्वप्रथम आधुनिकता का स्वर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही रचनाओं में फूटता है। देशभक्ति और राजभक्ति के लिए सामंजस्य का जो निर्वाह का युग था, भारतेंदु युग था। इस युग में समाज सुधारक जो लेखक थे वे समाज सुधारक अधिक थे। और हिंदू समाज में प्रचलित जो कुरीतियाँ थी, जो धार्मिक मिथ्याचार थे, छल कपट थे, और अमीरी गरीबी और अनीति तथा अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण था अंग्रेजों का, उस पर कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। भारतेंदु युग में धर्म संबंधी नीतिपरक काव्य रचना भी मिलती है। इस युग में भारतेंदु कालीन कविता प्रकृति वर्णन के सुंदर छंद भी मिलते हैं। इस युग में कविता की जो भाषा मैंने बताया ब्रज भाषा थी, तथा खड़ी बोली में भी कुछ कविताएं लिखी जाने लगी थी। और इस युग में जो छंदों की बात है, तो इस युग में जो अधिकतर छंद लिखे गए वे कवित्व, सवैया, दोहा और छप्पे छंद लिखे गए। और इसके अतिरिक्त आपको जो प्रवृत्तियाँ बताई हैं, देश प्रेम की भावना, समाज सुधार की भावना और सामाजिक दुर्व्यवहार के प्रति क्षोभ और अनेक प्रकार के जो नव युग की चेतना की जो प्रवृत्ति है, इस युग में हमें देखने को मिलती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के माध्यम से, ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र जी ने, और हिंदी प्रदेश के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी में एक नया स्वरूप, हिंदी को एक नया स्वरूप देने का कार्य किया। ये सभी भारतीय युग के लेखक थे और इन्होंने हिंदी गद्य में एक आधुनिकता प्रदान करने का प्रयास किया। इसके बाद जो दूसरा युग आता है, द्विवेद युग आता है। द्विवेद युग में हम सब जानते हैं कि जो अनगढ़ भाषा थी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरुआत की थी भाषा की, जो टूटी फूटी भाषा थी, उसका जो प्रयोग किया था, उसे सही और सुदृढ़ रूप, सुगठित रूप, उसे एक परिष्कृत रूप देने का जो कार्य किया है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती, जिसका संपादन 1903 से 1920 ईस्वी तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हाथ में लिया था। और उन्होंने उस पत्रिका के माध्यम से अनेक कविता, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यासों के द्वारा उसकी भाषा सुदृढ़ करके अपनी पत्रिका में, अपनी सरस्वती पत्रिका में छापते थे, तथा उसको एक नए कलेवर के रूप में, एक परिशिष्ट हिंदी, एक परिष्कृत हिंदी के रूप में उन कहानियों तथा निबंधों को प्रकाशित करवाते थे, छपवाते थे। तो द्विवेदी युग का जो द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जो प्रमुख देन है, वह यही है कि इन्होंने हिंदी
भाषा जो थी, जो जिसका कोई रूप निश्चित नहीं था, जो अनगढ़ भाषा थी, गढ़ी हुई नहीं थी, टूटी फूटी थी, जो भारतीय युग में जन्मी थी, उसको एक सही और परिष्कृत रूप देने का जो कार्य किया सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने किया था। और इस युग की जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं वो इतिवृत्तात्मकता प्रमुख विशेषता है, इस युग की प्रधान विशेषता रही है। और राष्ट्र प्रेम, नैतिकता, उपदेशात्मक प्रवृत्ति, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, समाज सुधार तथा देश प्रेम की भावना भी इस युग की ही प्रवृत्ति रही। केवल एक प्रवृत्ति अलग हो जाती है इस युग की, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता इस काल की जो मुख्य प्रवृत्ति और बदली हुई जो प्रवृत्ति है वह इतिवृत्तात्मकता थी। जो भी समाज में दिखाई पड़ता था, जो भी चल रहा था, उसका वर्णन ये यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से करते थे। तो इतिवृत्तात्मकता इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ ही जो पूर्ववर्ती जो प्रवृत्तियाँ हैं वो चलती हुई द्विवेदी युग में भी हमें दिखाई पड़ती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आधुनिक काल में गद्य काल का जो भारतीय युग था और ये द्विवेदी युग था, इसके विषय में बताया गया। इस काल की जो प्रवृत्तियाँ, इस काल में जो रचनाएं लिखी गईं उसके विषय में आपको बताया गया। द्विवेदी युग किस के नाम पर पड़ा ये भी आपको पता चल गया होगा। इस काल की जो विशेष प्रवृत्तियां हैं, जो अनगढ़ भाषा थी उसे परिष्कृत करने का जो कार्य किया, देश प्रेम संबंधी कविताएं रची गईं, काव्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ, परिष्कृत भाषा का इस काल में प्रयोग हुआ, उपदेशात्मक तथा मनोरंजन प्रकृति चित्रण इस काल की प्रमुख विशेषता है। काव्य भाषा का माध्यम ब्रज भाषा बना। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है इसी युग की देन है। हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है, आप सब जानते होंगे, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये बहुत बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जिसे हरिऔध ने लिखा था। तो इस काल के जो कवि हैं वो हरिऔध हैं और यहाँ पर दूसरे कवि का नाम भी आता है, वो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध जो है इस काल की देन है, इस काल की उपज हैं। हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त ये दोनों कवि इस काल में, इस युग में हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास हरिऔध द्वारा रचा गया और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना करके द्विवेदी युग को एक नया रूप प्रदान किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज इस वीडियो में द्विवेदी युग, भारतीय युग और द्विवेदी युग के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता जो युग है उस पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।